हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अमन खान और आप सब देख रहे हैं भाई अमन केमिस्ट्री क्लासेस। तो चलिए अपन लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे भाई। ठीक है, चैप्टर कौन सा है अपने पास? पी खंड के तत्व। हम उससे पहले अपनी परंपरा को निभाएंगे भाई। लेक्चर नंबर 11 में क्या क्या पढ़ के आए हम उस पर अपन थोड़ा सा ध्यान डाल लेते हैं। अपन फुल्लिन के अणु के ऊपर पूरी एक टिप्पणी लिख के आए सर। ठीक, फुल्लिन के अणु में होती क्या थी सर, बातें क्या हुआ करती थी, मैं आपको कल एक बात लिखवाना भूल गया था भाई। ठीक है, तो आप उसको फुल्लिन के अणु की जो जहाँ पर, चलो ऐसा करना है, रजिस्टर के ऊपर जो ब्लॉक बना हुआ होता है ना वहाँ पे लिख देना, अभी मैं लिखवाऊंगा तब। ठीक है सर, क्या क्या लिखा था सर अपन ने? उस फुल्लिन की ज्यामिति कैसी होती है सर, संरचना उसकी पिंजरे की तरह होती है। ठीक है सर, उसमें C60 कार्बन और C70 कार्बन वाले अणु उपस्थित होते थे। ठीक है सर, उसकी आकृति सोकर बोल, किसकी? C60 अणु की आकृति सोकर बोल के समान होती थी। इसे बकमिस्टर फुल्लिन कहते थे। और प्रत्येक कार्बन पर, इधर एक्स्ट्रा चीज लिख रहा हूँ भाई। ठीक है, कार्बन पर क्या होता था सर? sp2 संकरण होता था। उस sp2 संकरण होने की वजह से 3 sp2 संकरित कक्षक बनते थे, जिसमें एक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणुओं के साथ 3 आबंध बनाता था। और जो चौथा इलेक्ट्रॉन होता था वो पूरे आकृति में, पूरी संरचना में क्या होता था सर? विस्थानीकृत, मतलब मूव करता रहता था, गति करता रहता था, गति करता रहता था। ठीक है सर, ओके सर। जो वो ऋणावेश, वो चौथा इलेक्ट्रॉन जैसे पूरी आकृति में गति करता था, विस्थानीकृत होता था, इसके कारण फुल्लिन के अंदर एरोमेटिक गुण आ जाते थे। इस गेंदुमा अणु में 60 उदग्र मतलब 60 कार्बन होते थे, जिसमें प्रत्येक कार्बन पर एक तो सिंगल बॉन्ड और दूसरा डबल बॉन्ड होता था। एक तो ऐसे कार्बन देखे करते थे भाई अपन, और एक ऐसे कार्बन होते थे। ठीक है सर, ये हो गया, एक तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन और एक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हुआ करते थे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है भाई, अब इस कार्बन और कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है, इसकी लंबाई हमने कितनी पढ़ी थी? 143.5, 143.5। और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के अंदर 138.3। यहाँ पेकोमीटर होती थी, इसकी यूनिट क्या होती थी? पेकोमीटर। ये वही चीज़ है जो मैं आपको लिखवाना चाह रहा हूँ। पेकोमीटर लिख लेना। 1 पेकोमीटर बराबर की वैल्यू क्या होती थी? 10 की पावर -12। ध्यान देना भाई। ठीक है सर, 1 पेकोमीटर की वैल्यू कोई आपसे पूछ ले कितनी होती है? 10 की पावर -12 होती है। ठीक है, शायद से अपन ने कल के लेक्चर में नहीं लिखा था, इसलिए लिख लें भाई। ठीक, फिर ऊष्मागति के रूप से इनकी ऊर्जाएं जो होती थी उनको शून्य माना जाता था। हीरे की ऊष्मागति की ऊर्जा 1.90 तथा फुल्लिन की 38.1 किलो जूल मोल इनवर्स होती थी। कार्बन के अन्य रूप भी होते थे, जैसे कार्बन ब्लैक, चारकोल, कोक। ये ग्रेफाइट तथा फुल्लिन के कैसे होते थे? अशुद्ध रूप होते थे। तथा वायु की जैसे ही सीमित मात्रा में आप किसको? हाइड्रोकार्बन को जलाते तो कार्बन ब्लैक प्राप्त होता था। ठीक है, और लकड़ी और कोयले को वायु की अनुपस्थिति में जलाते थे या गर्म करते तो चारकोल और कोक प्राप्त होता था। ठीक सर, ओके सर, कोई दिक्कत। अब मैंने आपको कल एक फुल्लिन की संरचना ही बनाई थी, तो संरचना में भी करेक्शन है थोड़ा सा। जो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन थे ये तो अपन ने सब बता देते। एक बार मैं क्या बता भाई, यहाँ बना देता हूँ। वो जो संरचना मैंने आपसे बनवाई थी ना, वो मैं यहाँ बना रहा हूँ भाई, देखना ध्यान से। ठीक, छोटी सी बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो अपन ने एक गोल बना दिया था, फिर बाद अपन ने क्या बनाया था? उसके ऐसे फलक बनाए थे भाई। ठीक है सर, ये अपन ने ऐसे फलक बना दिए थे। ये अपन ने फलक बना दिए थे भाई, अपन ने फलक बनाया फुल्लिन के में। ठीक, अब यहाँ पर ये सब सिंगल बॉन्ड है, ये सब सिंगल बॉन्ड है भाई। ठीक, अब यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन भी है, तो आप उसको कैसे बताओगे? हर एक जो फलक है उस पे कितने भाई? जैसे ये डबल हो गया, ये डबल हो गया, ये डबल हो गया, ये डबल हो गया। हर एक फलक के अंदर 2 डबल बॉन्ड होंगे सर। ठीक है,
ये डबल हो गया, ये डबल हो गया, ये डबल हो गया, ये डबल हो गया। ठीक है, इसे डबल बॉन्ड भी बता सकते हो आप। बुक में आपका डायग्राम देखोगे, उसमें बिल्कुल क्लियर बनाया हुआ है। ठीक है, ये आपके कल के चैप्टर का रिवीजन करवा दिया। कल के पार्ट में थोड़ी सी बातें और पढ़ी थी हमने। सर क्या पढ़ी थी? तो ये देख लो भाई, अपन ने ये पढ़ी थी कल का ही वर्ग 14 के तत्व पढ़े थे। निम्न 5 तत्व आ रहे थे, कौन कौन से? कहे सीता जी, सुनो प्रभु, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और प्लम्बम आ रहे थे। इसके अपन की ट्रिक लिख ली थी अपन ने इसको याद करने की। ठीक सर, अब अपन आज पढ़ेंगे इसके आगे। ठीक है सर, अब आपका लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए भाई, जैसे अपन ने एस पी खंड के तत्व में वर्ग 13 के तत्व लिखे, तो उस जो इस तत्व खंड में आते थे, जैसे वर्ग 14 के तत्व हैं, वही वैसे पी खंड में वर्ग 13 के तत्व आप इससे पहले पढ़ के आए हो। तो उनका नाम क्या था, उस परिवार का नाम क्या था, उसके क्या कारण था, उसका वह नाम है। ठीक है, तो अपन देखेंगे। इसके बाद है, इसके बाद डायरेक्ट आप उतार रहे हो आज का टॉपिक। ठीक, ये सब अपने पिछले लेक्चर की बात हो गई। ठीक सर, देखिए अन्य नाम। अन्य नाम किसका अन्य नाम सर? जो वर्ग 14 के तत्व होते हैं, या तो वर्ग 14 के तत्व से क्वेश्चन बनेगा या फिर उसके अन्य नाम से। अन्य नाम क्या है सर इसका? कार्बन परिवार। सर कार्बन परिवार क्यों? क्योंकि इस तत्व का, इस वर्ग का आने वाला प्रथम सदस्य क्या है सर? सर कार्बन है, इसी वजह से इसका अन्य नाम कार्बन परिवार। ठीक सर, कारण क्या है? तो कारण में अपन यही लिख देंगे सर, इस वर्ग का प्रथम सदस्य कार्बन है। ठीक है सर, इस वर्ग का प्रथम सदस्य कार्बन है, इसी वजह से वर्ग 14 के तत्वों को कार्बन परिवार कहा जाता है। यहां तक कोई दिक्कत है क्या सर? नहीं है। एक स्टार पॉइंट लिखिए भाई। कार्बन अपने ही वर्ग में, या कार्बन अपने ही वर्ग के अन्य सदस्यों से कई गुणों में भिन्नता प्रदर्शित करता है, जो कि कार्बन के असामान्य व्यवहार को प्रदर्शित करता है, ठीक है सर। कार्बन जो होता है ना, हम जानते हैं 10th क्लास में पढ़ के आए हैं भाई। सर क्या पढ़ के आए हम? कि जो आवर्त सारणी बनाई गई थी, आधुनिक आवर्त सारणी जो बनाई गई थी, उसमें वर्ग और आवर्त बनाए गए थे। उसमें ये रखा गया था कि जिस आवर्त में जो या जिस वर्ग में जो तत्व रखे गए हैं वह एक दूसरे से समानता प्रदर्शित करेंगे। लेकिन ऐसा देखा गया कि कार्बन जो होता है ना, वह अपने ही वर्ग वाले तत्वों के साथ बहुत सारे, मतलब कई गुणों में क्या भाई, भिन्नता प्रदर्शित करता है। ये समानता नहीं दिखाता, ये भिन्नता दिखाता है भाई, जो गलत होता है। ठीक है, जो कि कार्बन के असामान्य व्यवहार को प्रदर्शित करता है। सर ये असामान्य व्यवहार होते क्या है सर? कैसे भिन्नता दर्शाता है, उसको पर भी तो हमें पता होना चाहिए भाई। होना तो चाहिए, तो लिख लो फिर हेडिंग इसी बात पे लिखो भाई, असामान्य व्यवहार पे भी लिखो, तुम थोड़ी मानोगे। ले भाई हेडिंग लिखो, कार्बन का असामान्य व्यवहार। ठीक सर, एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ कार्बन लिख लें क्या भाई? लिख लो भाई।
एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ कार्बन। ठीक, एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ कार्बन मतलब कार्बन का असामान्य व्यवहार, ये इसके खंड के, ये इसके वर्ग के तत्वों से किस प्रकार से भिन्नता दिखलाता है। पहला स्टार पॉइंट, पहली असमानता, आकार छोटा होता है। आकार छोटा होता है सर, कैसे पता लगा आपको? यहाँ लिख देता हूं मैं। कहे सीता जी सुनो प्रभु। आवाज सारणी भी देखना, कार्बन तो छठे नंबर पर ही आता है, लेकिन सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन और पीबी इससे कोसों दूर नंबर पर आते हैं। तो मात्र कार्बन में तो 6 इलेक्ट्रॉन, तो इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इनमें पाए जाएंगे, तो आकार इनका बहुत ज़्यादा, इससे तो कई गुना ज़्यादा बड़ा होता है सर। ठीक, जबकि अगर समानता दिखलाता तो यह कम से कम हल्की फुल्की सी तो भिन्नता दिख जाती, लेकिन ये बहुत ज़्यादा भिन्नता है सर। ठीक, इनके बराबर तो होता। ये पहली असमानता। विद्युत ऋणता अधिक होती है। विद्युत ऋणता क्या होती है सर? इलेक्ट्रॉन को निकालने में अपन जो एनर्जी देंगे भाई, विद्युत ऋणता अधिक होती है। ठीक है सर, आकार छोटा होता है ना। थर्ड, आयनन। चलो अब आप बताओ आयनन विभव कैसा होगा कार्बन का? सर आपने बताया था हमें, हम इतने भी भुलक्कड़ थोड़ी हैं सर। आपने हमसे कहा था कि आयनन विभव छोटे आकार वालों का ज़्यादा होता है, क्योंकि उनके जो नाभिक होता है, उन परमाणु का जो नाभिक होता है उसके पास ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो वह नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर जाने नहीं देता। इसलिए अपन को ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, और ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी तो क्या होगा सर? आयनन विभव अधिक होता है, अधिक होता है। ठीक सर। फोर्थ स्टार पॉइंट, कार्बन के पास में रिक्त डी कक्षक अनुपस्थित होता है। कार्बन के पास में रिक्त डी कक्षक अनुपस्थित होता है। इसी वजह से CCl4 का जल अपघटन नहीं होता है। अब आपसे कोई पूछ ले कार्बन से एक बनने वाला यौगिक होता है भाई CCl4। सर CCl4 का जल अपघटन क्यों नहीं होगा? जैसे हम वर्ग 13 में पढ़ के आए थे सर कि किसी यौगिक का हो जाता है, किसी यौगिक का नहीं होता। सर कौन से यौगिक का? मैंने आपको बताया था BF3-6, जबकि AlCl3-6 ऐसे आयन अपन पढ़ के आए हैं। BF3 का नहीं होता था, जबकि AlCl3 का जल अपघटन हो जाता था। तो उसके अंदर अपन ने एक कारण पढ़ा था। क्या पढ़ा था सर? कि जिसके अंदर BF3 के अंदर मतलब बोरोन के अंदर, बोरोन इसका केंद्रीय परमाणु है, तो उसके पास रिक्त डी कक्षक अनुपस्थित था, जबकि एल्यूमिनियम 13 नंबर पर आने के लिए इसके पास डी कक्षक उपस्थित हो जाता था भाई। तो आने वाले इलेक्ट्रॉन डी में चल जाते थे, लेकिन बोरोन के पास तो कक्षक ही खाली नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन किससे लेगा भाई? इसी वजह से कार्बन के पास में रिक्त डी कक्षक अनुपस्थित होता है। इसी वजह से CCl4 जो कार्बन से बनने वाला यौगिक होता है, कार्बन 4 को टेट्रा बोलते हो, क्लोरीन को क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड का जल अपघटन नहीं हो पाता है। कोई पूछ ले कार्बन टेट्रा क्लोराइड मतलब CCl4 का जल अपघटन क्यों नहीं होता, तो कार्बन के पास, इस वाले कार्बन के पास रिक्त डी कक्षक अनुपस्थित होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है सर।
क्या देखा अपन ने, कार्बन के पास रिक्त डी कक्षक अनुपस्थित होता है, जिस वजह से CCl4 क्या कर पाता, नहीं कर पाता भाई, बोलो ना भाई, जल अपघटन नहीं हो पाता। जबकि पैराग्राफ चेंज करना, जबकि इस वर्ग के अन्य सदस्यों के पास रिक्त डी कक्षक उपस्थित होने की वजह से जल अपघटन आसानी से हो जाता है। ठीक सर ये रिक्त डी कक्षक का मसला कहाँ से आ गया? सबसे पहले तो आप स्टार पॉइंट को देखिए, कार्बन के पास रिक्त डी कक्षक नहीं है, जो आपने 5 तत्व पढ़े ना, कहे, सीता जी, सुनो, प्रभु, जो आपने 5 तत्व पढ़े, वर्ग 14 के तत्व पढ़े, कार्बन परिवार के तत्व पढ़े। ठीक है सर, मैंने सारी बातें एक बार में रिवाइज करा दी भाई। तो कार्बन 6 नंबर पर आता है सबसे पहले, तो कितने नंबर पे? 6। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई, कार्बन 6 नंबर पर आता है। तो इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या, 1s2 2s2 2p2 मात। आपको इसमें कहीं डी कक्षक दिख रहा है क्या सर? आप खुद देखो ना, इसमें मैंने जो बोला आपसे कि कार्बन में रिक्त डी कक्षक अनुपस्थित है, मतलब खाली डी कक्षक होना चाहिए, तो आपको डी कक्षक दिख रहा है क्या? इसमें इलेक्ट्रॉन लेगा कहाँ, वो जल अपघटन करेगा तो इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, तो इलेक्ट्रॉन लाएगा किसमें, पी में जाएंगे। पी के लिए नहीं, आपको बड़ा कक्षक लेना पड़ेगा, इतनी एनर्जी वाला कक्षक लेना पड़ेगा जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से ले सके। और आप जानते हो एस, पी, डी और एफ ऊर्जाओं का क्रम होता है कुछ इस प्रकार, सबसे ज़्यादा ऊर्जा एफ की होती है, फिर उससे कम डी की होती है। पी में इतनी एनर्जी नहीं होती कि वह इलेक्ट्रॉन को ले सके, इसलिए डी उपकोष का होना ज़रूरी है भाई। ठीक, तो इसमें क्या है भाई, डी उपकोष अनुपस्थित होता है, तो कार्बन से जो CCl4 बनता है ना सर, कार्बन टेट्रा क्लोराइड बनता है, इसका जल अपघटन आसानी से नहीं हो पाता। लेकिन आप इसके अन्य सदस्य देखो, सिलिकन, जर्मेनियम, टिन और प्लम्बम, ये सब आवर्त सारणी में हाईएस्ट नंबर पर आते हैं। अगर हाईएस्ट नंबर पर आएंगे तो उनमें जाहिर सी बात है अभी इलेक्ट्रॉन एस में जा रहे हैं, पी में जा रहे हैं। अब अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो आगे डी में भी जाएंगे, आगे एफ में भी जाएंगे, तो जाहिर सी बात है उधर डी खंड, डी उपकोष क्या हो जाएगा भाई, अवेलेबल हो जाएगा, जिससे आने वाले इलेक्ट्रॉन आसानी से डी उपकोष में चले जाएंगे, जिस वजह से इन सभी तत्वों का इस वर्ग के अन्य सदस्यों के पास रिक्त डी कक्षक उपस्थित होने की वजह से जल अपघटन आसानी से हो जाता है भाई, कोई दिक्कत नहीं है सर। ओके भाई, देखिए ठीक सर। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, कार्बन में संकलन का गुण सर्वाधिक होने की वजह से इसके यौगिकों की संख्या बहुत अधिक पाई जाती है। इसी वजह से इन यौगिकों का कार्बनिक रसायन
कार्बनिक रसायन में अलग से अध्ययन किया जाता है। ये असमानता को तो नहीं बता रहा है स्टार पॉइंट, लेकिन आपको कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर दे रहा है कि कार्बन में संकलन का गुण, मतलब जो कार्बन से बनने वाले नए यौगिकों का गुण, क्या बोला, एक कार्बन से बनने वाले अन्य यौगिकों का गुण सर्वाधिक होने की वजह से इसके यौगिकों की संख्या क्या हो जाती है सर, बहुत अधिक हो जाती है। मतलब कार्बन में संकलन, मतलब एक कार्बन से अनेक रूप बनना, ठीक है, ऐसा गुण बहुत अधिक पाया जाता है कार्बन में। इस वजह से इनकी संख्या बहुत अधिक होने की वजह से इन यौगिकों का, मतलब कार्बनिक यौगिकों का अलग से अध्ययन करोगे सर आप। सर कहाँ करोगे, आप जानते हो भाई केमिस्ट्री की, ठीक है सर, रसायन विज्ञान की 3 शाखाएं होती है। पहली होती है, क्या होती है सर, पहली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरी फिजिकल केमिस्ट्री। ये अभी अपन पढ़ रहे हैं भाई। सबसे अपन ने जो 11th में पढ़ा था वो फिजिकल केमिस्ट्री थी, जिसमें आपने न्यूमेरिकल वगैरह, मोल कॉन्सेप्ट वगैरह सब पढ़ा। ठीक, अभी अपना चल रहा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब जितने भी आवर्त सारणी से रिलेटेड चैप्टर पढ़ोगे आप, वो सब किस में पढ़ोगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे। अब जितने भी कार्बन से रिलेटेड चैप्टर आएंगे, कार्बनिक यौगिकों से रिलेटेड जितने भी यौगिक चैप्टर जितने भी आएंगे भाई, वो कहाँ पढ़ोगे आप, कार्बनिक रसायन में उसका अध्ययन करोगे, जिसे आप क्या बोलते हो सर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है सर, जिससे आप लोग क्या बोलोगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलोगे सर। बड़ी मजा आता है, बड़ा मजा आएगा उसको पढ़ने में। ठीक, कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, नहीं है सर। देखो भाई आगे अपन थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, किसके बारे में, कार्बन के अपर रूपों के बारे में। देखिए भाई, बीच में सारणी जैसा बनाएंगे अपन टेबल, कार्बन के अपर रूप, ठीक है सर। आप बीच में हेडिंग डाल दीजिएगा भाई, कार्बन के अपर रूप। सबसे पहले इसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना भाई। कार्बन के अपर रूप मुख्य रूप से 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे भाई। पहला डिवाइडेशन, पहला पार्ट आप लिखोगे क्रिस्टलीय, और इधर लिखोगे आप अक्रिस्टलीय। कोई दिक्कत, कार्बन के अपर रूप में 2 पार्ट डिवाइड कर दें, तो क्रिस्टलीय अपर रूप और एक दूसरा अक्रिस्टलीय अपर रूप। ये जो क्रिस्टलीय अपर रूप होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं सर, 3 प्रकार के। कितने पार्ट डिवाइड करोगे इधर से आप सर, 3। ओके भाई, क्रिस्टलीय कितने प्रकार के होते हैं, 3। पहला आता है इसमें हीरा, दूसरा आता है इसमें ग्रेफाइट, जो अभी आप पहले पढ़ के आए हो, तीसरा आता है भाई, अभी अभी टिप्पणी लिखी थी भाई आपने, फुलरीन। कार्बन के अपर रूप में पहला क्रिस्टलीय था, जो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। इसका क्या मतलब हुआ, कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूप में, कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूप में 3 प्रकार के अपर रूप पाए जाते हैं, एक तो हीरा अपर रूप, ग्रेफाइट अपर रूप और फुलरीन अपर रूप। अब आ जाओ भाई अक्रिस्टलीय में। ठीक सर, आ जाए, आ जाओ भाई। अक्रिस्टलीय में सबसे पहले कितने भाई, कितने पार्ट डिवाइड करोगे सर, 3 कर देते हैं। ठीक है, पहला आएगा आपके पास चारकोल, जो आप लिख कर आए हो। दूसरा आएगा भाई काजल, क्या आएगा सर, काजल, कागज लिख देगा मैं, सॉरी भाई, काजल। ठीक है सर। तीसरा आएगा भाई खनिज कोयला, क्या आएगा, खनिज कोयला। ये अक्रिस्टलीय अपर रूप होते हैं, चारकोल, काजल और खनिज कोयला। अब इसमें चारकोल भी 3 पार्ट में डिवाइड होगा सर। कितने पार्ट में डिवाइड होगा सर चारकोल, 3 पार्ट में। पहला आएगा भाई कास्ट
चारकोल कितने पार्ट में डिवाइड होगा? 3 में। कास्ट चारकोल, दूसरा आएगा जांतव, मतलब जंतुओं से जो चारकोल प्राप्त होता है, जंतुओं के अवशेष से, ठीक। और ये आता है शर्करा, ठीक है सर। अब खनिज कोयला कितने पार्ट में डिवाइड होगा सर? 2 पार्ट में डिवाइड होगा। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। 2 पार्ट में होगा। पहला पार्ट क्या आएगा इसका? कोक, ठीक है सर। और खनिज कोयला दूसरे में आएगा भाई गैस कार्बन, गैस कार्बन में आएगा सर, ठीक है। आपने क्या देखा, कार्बन के अपरूप आपने हेडिंग डाली, उसमें अपन ने क्या करा भाई, कार्बन के अपरूप मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक तो क्रिस्टलीय अपरूप, पूरा लिख देते हैं भाई, क्रिस्टलीय अपरूप और अक्रिस्टलीय अपरूप, ठीक सर। फिर हमने क्रिस्टलीय अपरूप को निम्न 3 भागों में बांट दिया। क्रिस्टलीय अपरूप में कितने तत्व या कितने यौगिक आते हैं? 3। पहला तो आता है हीरा, दूसरा आता है ग्रेफाइट, तीसरा आता है फुलरिन, ठीक है। इसके ऊपर आप पूरी टिप्पणी लिख के आ चुके हो। अक्रिस्टलीय अपरूप में निम्न 3 भाग में डिवाइड होते हैं, चारकोल, काजल और खनिज कोयला, ठीक है सर। चारकोल को भी निम्न 3 भागों में डिवाइड करते हो। कास्ट चारकोल मतलब लकड़ियों के जलने से अवशेष से बनते हैं भाई, जंतुओं के अवशेष से बनते हैं, पेड़ पौधे वगैरह जितने भी होते हैं उनके अवशेष से बनते हैं शर्करा, ठीक है सर। फिर काजल तो रहता ही एक काजल है भाई। खनिज कोयले में 2 प्रकार से डिवाइड करा, एक तो कोक आ जाता है, ठीक है, जिसे आप डांबर बोलते हो ना, डांबर डांबर होता है, वो होता है कोक, ठीक है सर। दूसरा आ जाता है आपका गैस कार्बन, ठीक है सर। तो ये अपना आज का लेक्चर होता है फिनिश, ठीक भाई। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें भाई, और कुछ प्रॉब्लम आती है तो कमेंट भी कर दिया करो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से आ सके। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। और भाई एक बात कहना चाहता हूँ, रिवीजन रेगुलर बेस पे चालू रखना, ठीक भाई।